नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं श्रद्धा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपकी हथेली सख्त है या सॉफ्ट? अब हथेली से जाने अपनी हर बात। क्या कहती है आपकी हथेली? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको हथेली का रंग, हथेली पर बनने वाले चांद के बारे में बहुत बार बताया है, लेकिन आज आपको हथेली के बारे में वो खास जानकारी देंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए चर्चा को शुरू करने से पहले आप अपनी हथेली पर गौर करें। क्या आपकी हथेली सॉफ्ट है या है हार्ड? क्या आपकी हथेली छोटी है या बड़ी है? क्या आपकी हथेली पतली है या मोटी है? कैसी है आपकी हथेली की बनावट? क्योंकि आपकी हथेली बताएगी आपके वर्तमान भविष्य से जुड़े सारे राज। तो बने रहिए आज कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे आज का शुभ मुहूर्त। 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, शाम 7:23 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात 3:39 तक रहेगा। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 8:24 तक रहेगा। इसके बाद व्यतिपात योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जान लें। सोमवार है इसलिए राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:44 से 12:21 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:58 से 3:35 तक। इन समयों में किसी कार्य का शुभारंभ ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली चौड़ी होती है, जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है। ऐसे लोगों में कौन सी खूबियां और कौन सी खामियां होती हैं? साथ ही ऐसे लोगों को आने वाले भविष्य में किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? आइए जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, हथेली के राज। देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वैसे तो जितने भी मनुष्य हैं सबके पास हथेली होती है। हाथ होता है तो हथेली होगी। हथेली को करतल भी कहते हैं। तो आज हम हथेली की संरचना पर बात करने वाले हैं। हर दो आदमी का हाथ एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा है पिता पुत्र के हाथ की बनावट एक जैसी होती है, माँ बेटी के हाथ की बनावट एक जैसी होती है। आज हम हथेली के आकार प्रकार पर बात कर रहे हैं। यह हथेली किसी की आयताकार होती है तो किसी की वर्गाकार होती है। हथेली एक जैसी सबकी नहीं होती है। जिन लोगों की हथेली पतली और लंबी होती है, कहने का आशय समझ रहे हैं, ये भाग कम चौड़ा हो और लंबाई ज्यादा हो, जहां उंगलियां जुड़ रही हों ये भाग थोड़ा लंबा हो। पतली हथेली वाले लोग स्वार्थी होते हैं। बुरा मत मानिएगा, जो सच्चाई है वो कहना ही पड़ेगा सामुद्रिक शास्त्र की। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों का अगर मतलब हो तो आपके आगे पीछे नाचेंगे। ऐसे लोगों का अगर आपसे मतलब नहीं है तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। ऐसे लोगों पर बहुत आसानी से विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसे लोग इतने स्वार्थी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन इनकी असलियत जब लोग समझ जाते हैं तो इनका अपना ही नुकसान होता है। या जिन लोगों की ये हथेली चौड़ी हो, देख रहे हैं, ये भाग चौड़ा हो, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्होंने एक बार कोई ठान लिया बात को तो ठान लेते हैं। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते हैं, माने परिस्थितियों के सामने डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसे लोग जो कहते हैं वो करते हैं। और ये लोग जान भले चली जाए, लेकिन अगर कोई वादा किए हैं तो उसको पूरा करेंगे। और ऐसे ही लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
ऐसे लोगों में ज्यादातर जो मैंने अनुभव किया है, छल कपट बिल्कुल नहीं होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसे लोग बहुत ही स्वाभिमानी, दयालु, परोपकारी, दृढ़ निश्चयी, देखने में बहुत ही नरम लेकिन अंदर से बहुत ही सख्त जान होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे लोग अगर आपके मित्र हैं तो आपका सौभाग्य है। ऐसे लोग अगर आपके परिवार के सदस्य हैं तो ये आपका सौभाग्य है। ऐसे लोगों के सानिध्य में यदि आप रहते हैं तो ये आपका भाग्य है। कहने का मतलब ये है, जिन लोगों की हथेली थोड़ी सी चौड़ी होती है लंबाई की अपेक्षा, ये लोग बहुत ही कर्मठ, जुझारू, परोपकारी और आस्तिक होते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली से जुड़े और भी राज हैं जो हम पंडित जी से जरूर जानेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं अभिषेक जी आगरा से। अभिषेक जी स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ आगरा से। सुखी रहो बेटा। पंडित जी एक प्रश्न एक्चुअली मेरा अपने लिए है और दूसरा मेरी बेटी के लिए है। मेरा जन्म तिथि है 4 अप्रैल 1984। पंडित जी मेरी अर्निंग तो ठीक ठाक है लेकिन बचत नहीं हो पाती है, तो उसके लिए एक था। और दूसरा मेरी बेटी है जिसका जन्म है 4 नवंबर 2015, तो उसको चोट चपेट बहुत ज्यादा लगती है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी आमदनी है लेकिन अगर आपकी बचत नहीं होती है तो आप अपने श्रीमती जी से कहें कि वो वैभव लक्ष्मी के व्रत करें। वैभव लक्ष्मी के 11 शुक्रवार व्रत करें, श्री यंत्र की पूजा करें, वैभव लक्ष्मी की कथा करें। निश्चित रूप से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के बाद घर में लक्ष्मी की स्थिति अस्थायित्व की बनेगी। दूसरी बात, आपने अपने कन्या के बारे में प्रश्न पूछा है, तो सुनिए, चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि है, जहाँ मंगल और शुक्र विराजमान है। अभी बिटिया आपकी 7-8 साल की हो रही है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तांबे वाला सिक्का, जो छेद वाला सिक्का होता है, पुराने ज़माने में जो चलता था, ये सराफा की दुकान पे लगभग आपको मिल जाएगा। उसको लाल रंग के धागे में बांध करके और मंगलवार को उसको बिटिया के गले में डाल दीजिए। इससे उसे चोट चपेट भी लगना बंद हो जाएगा और आम तौर पर उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपकी किस्मत टिकी है आपकी हथेली पर, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर सरोज हमारे साथ जुड़ गई हैं छत्तीसगढ़ से। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मैं अपनी बेटी और अपने पति के बारे में सवाल पूछना चाहती हूँ जी। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 1/2/2004 और पति का डेट ऑफ बर्थ है 17/12/73। पंडित जी, आपसे 2 दिन पहले बेटी के बारे में बात हुई थी कि बेटी की तरफ या तो लॉ की तरफ ले जाइए या फिर सीए की तरफ ले जाइए, तो लॉ वो करना नहीं चाहती है पंडित जी, उसका उसमें मन नहीं है। तो ऐसा क्या करे कि उसका भविष्य उज्जवल हो और अच्छा हो। और पति के बारे में ये है कि पति मेरे बहुत मेहनत करते हैं पंडित जी, हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन वो मतलब सफल नहीं हो पाते हैं और कर्जे बहुत ज्यादा है। और उनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी? देखो सरोज, ऐसा है कि आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। अगर आपकी बिटिया वकालत, कानून की पढ़ाई या फिर मैनेजमेंट की पढ़ाई करे तो इसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैनेजमेंट की पढ़ाई करने से भी इसको लाभ मिलेगा। बाकी इंजीनियर और डॉक्टर बनने का योग तो रहा नहीं, और या तो फिर शिक्षिका बनने के लिए अभी से प्रयास करें, टीचर बनने के लिए अभी से प्रयास करें। उसके लिए बीएड, बीटीसी जो भी संभव हो वो करें, क्योंकि बुध इनके आजीविका भाव का स्वामी है। तो शिक्षण के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और मार्केटिंग के क्षेत्र में ही ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी का योग ऐसे लोगों को केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही हो सकता है और किसी क्षेत्र में नहीं हो सकता है। सरोज, जहाँ तक आपने अपने पतिदेव के बारे में पूछा है, तो देखो, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सूर्य 10वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ तृतीय एकादश की स्थिति बना रहा है। अभी थोड़ी सी इनकी ये कह सकते हो कि संघर्ष की स्थिति जरूर बनी हुई है। अब ये लगभग 49 साल के होने वाले हैं। अगर ये रोज नवग्रह स्तोत्र का पूरा पाठ करना शुरू कर दें सुबह शाम, तो मुझे विश्वास है कि 6 महीने में इनका भाग्योदय भी हो जाएगा और ये अपने जीवन में सफलता भी अर्जित करेंगे। अभी काम को क्रमबद्ध तरीके से न कर पाने के कारण इनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। नवग्रह स्तोत्र
जिसमें है ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दधशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुटधारणम। ये 9 मंत्र जो है नवग्रह के, अगर इसको ये सुबह शाम नहाने के बाद करना शुरू कर दें, सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें, तो 6 महीने के बाद इनकी भी किस्मत साथ देगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अपने काम में कैसे होते हैं, ऐसे लोग डिसीजन मेकिंग में कैसे होते हैं, ये जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी, चौड़ी हथेली वालों के बारे में। अब यहाँ मतलब हम जो चर्चा करेंगे ना, ये अति है। चौड़ाई एक तो सामान्य थी जिसकी मैंने चर्चा कर दिया, अब अति है। ये बहुत फैला हुआ, ये पोर्शन बहुत फैला हुआ, समझ रहे हैं ना। तो जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा चौड़ी होती है, ऐसे लोग अस्थिर प्रकृति के माने जाते हैं। हाथ की लंबाई की तुलना में अगर चौड़ाई बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे लोग बहुत सोच विचार करके ही कोई काम करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है। एक साथ बहुत सारे काम करना इनकी आदत में होता है, जिसके कारण इनको सफलता मिलने में मुश्किल होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये रेखा, ये चौड़ाई बहुत ज़्यादा है और हथेली मोटी भी है, हथेली मोटी का मतलब कि ऊपर नीचे से पकड़ने पर उसकी काफ़ी मोटाई हो, ऐसा ना हो कि एकदम चिपटी हुई हथेली हो और दोनों आपकी उंगलियां, अंगूठा और तर्जनी आपके भी सट जाते हो, ऐसा नहीं, थोड़ी सी मोटी हो। तो ऐसे लोग निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं और निर्णय लेने की जो इनकी क्षमता कमज़ोर होती है, इसके कारण इन्हें हर समय जीवन में किसी न किसी का मार्गदर्शन लेना पड़ता है। क्योंकि जीनियस तो वही लोग होते हैं जिनकी थोड़ी सी हथेली ज़्यादा चौड़ी होती है। जिनकी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है वो जीनियस नहीं होते हैं, वो तो सामान्य से भी कम बुद्धि वाले लोग होते हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बार और ध्यान रखिएगा, हथेली की अगर चौड़ाई है तो आप देखो कि पर्वतों की भी लंबाई चौड़ाई है कि नहीं। जैसे ये इस उंगली के नीचे, तर्जनी के नीचे ये बृहस्पति पर्वत है, इसका क्षेत्र बड़ा है कि ये सकरा है। शनि का क्षेत्र कैसा है, मध्यमा के नीचे, अनामिका के नीचे सूर्य का क्षेत्र कैसा है, कनिष्ठा के नीचे बुध का क्षेत्र कैसा है। अगर ये क्षेत्र लंबा चौड़ा है तब तो ठीक है, व्यक्ति बुद्धिमान है, गुणवान है। लेकिन अगर ये पर्वत सिमटे हुए हैं तो ऐसे आदमी की जिंदगी भी सिमट जाती है, संकुचित हो जाती है। ऐसे लोग दुनिया में अपनी पहचान नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये तो सामुद्रिक शास्त्र की बात है। और अगर ऐसा आपके भी कुछ है तो आप अपने प्रवृत्ति और प्रकृति को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो हथेली के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें, इंटरेस्टिंग बातें पंडित जी हमें लगातार बता रहे हैं, और भी जानकारी है जरूर जानेंगे। लेकिन उससे पहले सुषमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनीपत से। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। हाँ जी, जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। हाँ जी, मैं जयपुर वाली बहन सुनीता की बहन बोल रही हूँ, खरगोदा से। अच्छा। हाँ जी, आज निकलेगी वो विंध्यवासिनी के लिए। 5 साल हो गए फोन करते करते पंडित जी, मेरा फोन नहीं लग रहा है। और बेटे के बारे में मेरे को पूछना है। मेरा बेटे का जन्म है 11/8/1985 और ये सर्विस कहीं नहीं, प्राइवेट में काम में मिल रहा है इसको, नहीं कोई सरकारी में। हाँ जी, आप मुझे इसके बारे में बताइए, इसका भविष्य कैसा रहेगा कैसा नहीं। सब कुछ है, आपकी कृपा है पंडित जी, लेकिन पति जो है ना मेरे अपने मन मर्जी चलते हैं, किसी की सुनते नहीं है, कभी किसी। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे भाग्य भाव का स्वामी शनि। बुध और शनि की चतुर्थ दशम स्थिति है, जिसके कारण भी आपके पुत्र का भाग्योदय नहीं हुआ है। और अब ये 37 साल के हो रहे हैं। इनके भाग्योदय में 17 जनवरी 2023 तक का विलंब है। 17 जनवरी 2023 के बाद इनके आजीविका में स्थायित्व आएगा और ये अपने काम में एक रूप होकर के काम कर पाएंगे। निश्चित रूप से इनका भाग्य बहुत खराब नहीं है, लेकिन अभी भाग्योदय नहीं हुआ है। और भाग्योदय का फल मिले इसके लिए इन्हें 100 दिनों तक सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया या तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। और हो सके तो हनुमान जी के सामने बूंदी के लड्डू और तुलसी के पत्ते रख कर के भोग लगाना चाहिए।
लोगों में प्रसाद वितरण करना चाहिए। 100 दिनों तक ये अनुष्ठान कर लेने के बाद फिर भाग्योदय से संबंधित कोई चिंता नहीं रह जाएगी। जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में पूछा है, तो मैं इस विषय में तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने पतिदेव से कहें कि वो शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सुबह जल चढ़ाएं, शाम को सरसों के तेल का दिया जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित रूप से उनका भी भाग्य सहायक होगा और उनके अंदर का क्रोध, तमस, ये सब चीज़ें दूर होंगी, जीवन ठीक ढंग से व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की हथेली की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, उनका जीवन कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, जानेंगे। लेकिन उससे पहले ज्योति हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कॉलर दिल्ली से। ज्योति, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते पंडित जी, मेरे को ये पूछना था कि मेरे देवर की शादी नहीं हो रही और मेरे पति बीमार रहते हैं। हाँ ज्योति, ऐसा है बेटा कि आपके देवर की शादी नहीं हो रही है, तो आपका पति भाव है चंद्रमा का भाव और उससे तृतीय भाव है बुध का भाव। बुध और शुक्र, बुध मंगल और शुक्र दोनों एक साथ। अब आपके देवर के विवाह का समय तो आ गया है। आपके देवर का विवाह नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। अभी इनकी आजीविका सेट नहीं हो पाई है, जिसके कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। लेकिन अब नवंबर दिसंबर तक तो इनके विवाह का संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके देवर को चाहिए कि ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम क्लीम ओम, ये अर्गला स्त्रोत का मंत्र है। इस मंत्र का 10 माला जप 40 दिन कर लें तो सुंदर और मन के अनुकूल पत्नी प्राप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की हथेली की लंबाई और चौड़ाई समान होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं? साथ ही ऐसे लोगों के रिश्ते दूसरों के साथ कैसे होते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, मैंने कहा था ना वर्गाकार हथेली। वर्गाकार मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मतलब यहाँ से मणिबंध से लेकर के मध्यमा के बीच तक ये नाप लीजिए दूरी, और ये चौड़ाई नाप लीजिए। अगर दोनों सेम है, बराबर है, तो इस हथेली को कहते हैं वर्गाकार हथेली। ठीक है। लंबाई चौड़ाई अगर समान है तो ऐसे लोग बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, नो डाउट। किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसके हर पहलू के बारे में भली भांति वो जानते हैं। कब कहाँ कौन सी समस्या आ सकती है, उसका समाधान क्या होगा, इसके लिए भी पूर्ण रूपेण ऐसे लोग चैतन्य रहते हैं। ऐसे लोगों के काम में या ऐसे लोगों के लक्ष्य में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करना चाहता है तो उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोग इतने सजग और बुद्धिमान होते हैं कि छोटी सी छोटी नुकसान देने वाली जो संभावना होती है वो उनके मन मस्तिष्क में होती है और उसका वो उपाय लेकर साथ में चलते हैं। और अगर एक बार ये अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ गए तो ये फिर पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे हथेली वाले लोग निश्चित रूप से भरोसेमंद होते हैं। ऐसे लोग अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे भाई होते हैं, अच्छे पति होते हैं, अच्छे पुत्र होते हैं। मतलब जिस भी रिश्ते में हैं उस रिश्ते में ये अच्छे ही रहते हैं। स्वार्थ इनसे करोड़ों कोस दूर रहता है। ये परोपकारी और दयालु हैं, लेकिन प्रकृति इनका पूरा साथ देती है, भाग्य इनका पूरा साथ देता है। इन्हें चाहे दुश्मन जितना सक्रिय हो जाए लेकिन प्रभावित नहीं कर पाता है, क्योंकि इनके साथ ईश्वरीय सत्ता जुड़ी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनोद पटना से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए आप पंडित जी से। पंडित जी हाँ, सुखी रहिए विनोद जी। पंडित जी, मैं अपने लड़का के विषय में जानना चाहता हूँ। किसके बारे में? अपना लड़का के विषय में जानना चाहता हूँ। बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1991 जी। 10:30 से 11 के बीच का उसका बर्थ है। ठीक है। और शुरू में तो थोड़ा सा मैंने शरारत रहा, लेकिन सन 2018 से 2018 से
उसका मैंने फिर समय खराब हो गया। बहुत अच्छा से बढ़ा था वो। चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न। आप अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। विनोद भैया, एक बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध है, उससे द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र, सप्तम का स्वामी बृहस्पति। शुक्र और बृहस्पति का इत्तिसाल जो है अभी नहीं हो रहा है। अभी आपके बेटे का समय बहुत खराब चल रहा है और हर तरह से वो परेशानी महसूस कर रहा है। और बेटा आपका आप 30 साल का हो गया, 31वें साल में प्रवेश भी उसका हो गया है। एक बात आप जान लीजिए कि अपने बेटे से कहिए कि रोज़ सूर्योदय के समय नहा करके सूर्य को जल दिया करे। सूर्य को जल देने के बाद कम से कम दोनों हाथ ऊपर उठाकर 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोले और उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। ये उपाय अगर लगातार वो 4-6 महीने तक करेंगे और सूर्य उपासना से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जीवन की स्थिति जो है सकारात्मक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। विनोद जी ध्यान रखिएगा, बिना कुछ कर्म किए कुछ मिलता नहीं है। आप अपने बेटे को बहुत प्यार से समझाइएगा कि वो सुबह उठ करके सूर्य को अर्घ जरूर दें और अर्घ देने के बाद 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलें। इससे उनके चेहरे पर एक प्रकाश आएगा। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ अगर करेंगे और हनुमान जी की पूजा पाठ में दिलचस्पी लेंगे तो हनुमान जी की कृपा से भाग्योदय होने में देर नहीं लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली से जुड़ी और भी दिलचस्प जानकारी आपको आगे भी देंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। आपके आज और आने वाले कल के बारे में क्या कहती है आपकी हथेली, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली मोटी और भारी होती है लेकिन हथेली कोमल होती है, साथ ही उन लोगों की जिनकी हथेली पतली, सख्त और रूखी होती है। ऐसे लोगों का जीवन कैसा रहता है, ऐसे लोग अपने काम के प्रति कैसे होते हैं, जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आप सोचते होंगे कि हथेली में भी इतना क्या मरम है, हथेलियां तो हथेलियां ही होती हैं, लेकिन नहीं। अगर आपके पास 1-2 लोग बैठे हुए हैं तो एक साथ 2-3 लोग एक साथ अपना हाथ खोलिए ना और देखिए कि हथेली की संरचना जितने लोग हैं उतने प्रकार की है। किसी की हथेली ऐसी है कि एकदम पिलपिली है, मांस ही नहीं है, हड्डी ही हड्डी है। किसी की हथेली सख्त है, बहुत रूखी है। जिन लोगों की हथेली बहुत सख्त होती है, रूखी होती है, ऐसे लोग ज्यादा चिंता करने वाले होते हैं और खास करके तब जब हथेली का रंग सफेद हो। तो ऐसे लोगों को अपना कोई भी काम करने में बहुत मुश्किलें आती हैं। जिन लोगों की हथेली मोटी और भारी है लेकिन हथेली कोमल है, ऐसे लोग अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग राजसी गुणों से संपन्न होते हैं। जानते हैं, इनका जीवन सुखी होता है। जिन लोगों की हथेली पतली है और कोमल है, ऐसे लोग आराम पसंद और आलसी होते हैं। ऐसे लोगों को काम मत कहिए करने के लिए। जिन लोगों का हाथ छूने के बाद रुई के फाय की तरह पूरा हाथ मुड़ जाता हो, समझ लेना कि ये आदमी 1 नंबर का शारीरिक श्रम न करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर इस हथेली के अनुपात में उंगलियां भी लंबी हों तो बात बन जाती है। लेकिन अगर उंगलियां नाटी हो गई, उंगलियां छोटी हो गई, हथेली चौड़ी हो गई तो इस डाल से उस डाल पे बैठना पड़ेगा। इस बिजनेस से उस बिजनेस में, इस नौकरी से उस नौकरी में अस्थायित्व तो नहीं आएगा। जब तक आपका बेटा या आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य आगे की पीढ़ी वाला तैयार नहीं होगा, तब तक आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। तो अगर आपकी हथेली लंबी चौड़ी है, उंगलियां बहुत छोटी छोटी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता है। भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए मेरी समझ से आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और किसी के रुपए पैसे की तरफ अपनी निगाह नहीं डालनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग जिससे भी कुछ ले लेते हैं उसे वापस करने का नाम नहीं लेते हैं। यही कारण है कि ये लोग दुखी भी रहते हैं। अगर आप किसी से कुछ लिए हैं तो उसका कृतज्ञ रहिए, उसका एहसान मानिए और समय पर उसके मांगने से पहले
वापस करने का मन बना करके रखिए, तब ईश्वर भी आपका साथ देगा और सफलता भी आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी हथेली भी कठोर है, सख्त है, तो आपका आने वाला कल कैसा होगा? क्या क्या खूबियां आप में हैं और क्या क्या खामियां आप में हैं, ये बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन कॉलर जुड़ चुकी हैं शिवानी हल्द्वानी उत्तराखंड से। शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहो मैं बेटा। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का नाम वृंदा है, वो 27 अप्रैल 2010 का उसका जन्म है। पंडित जी, वो बहुत ज्यादा झगड़ालू, गुस्सेबाज और बदतमीज हो गई है। और दूसरा, उसके पेट में और सिर में दर्द रहता है और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है। जो याद करती है वो भूल जाती है। और भविष्य में क्या, वो किस लाइन में डालूं पंडित जी? देखो, ऐसा है बेटा, जो तुमने प्रश्न किया है इसके आधार पे तुम्हारे पुत्री भाव का स्वामी बुध है, जो राहु और सूर्य के साथ मेष राशि में है। चंद्रमा और केतु तुम्हारे संतान भाव से पंचम भाव में है। पढ़ाई में तो इसका इसलिए मन नहीं लग रहा है कि ये बहुत चंचल स्वभाव की है, और मंगल की स्थिति शुक्र के साथ होने के कारण थोड़ी एरोगेंट तो ये बचपन से ही है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, अभी तो ये 11-12 साल की हो रही है। अब जिस सांचे में आप ढालना चाहते हो अभी भी ढाल सकते हो। तो सबसे पहला काम मेरे दिमाग से ये है कि इसको बुधवार के दिन हरे रंग की फ्रॉक या हरे रंग की कुर्ती आप पहनाने की कोशिश कीजिए, पहला काम। दूसरा काम ये, हरी मूंग 1 पाव भिगो करके और उसको इसके हाथ से गाय को खिलवाइए 5 बुधवार। तीसरी बात, 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए बुधवार को दान करवाइए। और सबसे बड़ी बात जो चौथी है वो ये कि इसकी बाईं नाक बुधवार को छिदवा दो। इसकी नाक नहीं छिदी है, जिसके कारण भी उद्दंडता कर रही है। प्राचीन काल में हमारे यहाँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, नाक छिदने की अपनी एक परंपरा थी। उसके पीछे कोई शौक नहीं थी, उसके पीछे ये लॉजिक है कि जब नाक छिद जाती है लड़कियों की तो उनकी बौद्धिक क्षमता और तेज हो जाती है। इसी तरह से कान पुरुषों के भी छिदते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कुंडल धारण किया था, भगवान विष्णु भी कुंडल धारण करते हैं। तो कान के छिदने से पुरुषों के अंदर होने वाली सैकड़ों बीमारियां दूर हो जाती हैं। अभी भी हमारे शास्त्रों में कर्ण छेदन मुहूर्त होता है, कान में छेद कराने का एक मुहूर्त होता है। जैसे अन्नप्राशन मुहूर्त होता है, नामकरण मुहूर्त होता है, उसी तरह से कर्ण छेदन मुहूर्त भी होता है। तो कहने का आशय यह है कि कुछ संस्कार हमारे सनातन धर्म में ऐसे हैं जिसे हमारी ऋषि मुनियों ने परंपरा में चालू किया है। उन्हें अगर उनका अनुगमन किया जाए तो निश्चित रूप से जीवन ठीक रहेगा। आप भी अपने बेटी के नाक छिदवा करके और उसकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। उसके नाक में सोने की एक छोटी सी नथिया डाल दीजिएगा, बस पढ़ाई में ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आपकी हथेली के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर जुड़ चुकी हैं बिंदु मेरठ से। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है, बात करिए पंडित जी से। हेलो जी, बात करिए बिंदु जी, आप पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी, मेरे को अपने पति और भाई के बारे में पूछना है जी। मेरे पति का नाम महेंद्र है और वो मेहनत तो बहुत करते हैं, मगर उस हिसाब से हमारा संचर्या अच्छी नहीं चल रही और पैसे बहुत बाहर पड़ा है, वो पैसा भी नहीं आ रहा। हम पैसों के लिए बहुत परेशान हैं। और दूसरा सवाल मेरे बड़े भाई का है कि मेरा भाई काम खोलना चाहता है, वो किस फील्ड में काम खोले जो उसका काम चल जाए। चलिए बिंदु जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने पति देव से कहिए कि वो एक 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में सोमवार को रात 8 बजे शुक्ल पक्ष में दूध और जल से धो करके धारण कर लें। निश्चित रूप से जहाँ भी काम करेंगे वहाँ सफलता मिलेगी और रुका हुआ धन भी वापस आने लगेगा। दूसरी बात, ये भी आप अपने पति देव से कहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोध का लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यमेव श्रद्धया पठेत ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आपनुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये ऋण मोचन मंगल स्त्रोत अगर 7 बार सुबह 7 बार शाम आपके पतिदेव रोज करने लगें या आप करने लगें, अगर आपके पति ना करें तो आप करने लगें, तो आप विश्वास करिए आपका जहां भी पेमेंट फंसा हुआ है हर जगह से आपका पैसा धीरे धीरे वापस हो जाएगा। और अगर कोई पैसा ऐसा है जो अब वापस होने की उम्मीद नहीं है
तो आप पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डाल करके सूर्य को अर्घ देना शुरू करिए। ये उपाय 6 महीने करिए, आपके कठिन से कठिन परिस्थिति में फंसा हुआ धन भी आपको वापस मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपने अपने बड़े भाई के काम के लिए पूछा है, तो उसके बारे में तो इतना ही बता सकता हूं कि 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपके भाई को खाने से संबंधित अनाज, तेल और दालों का व्यापार करना ज़्यादा अच्छा होगा। मसाले का भी व्यापार कर सकते हैं, खाने वाले मसाले का भी व्यापार कर सकते हैं, और ज़्यादा करके पीली वस्तुओं का व्यवसाय इनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं कठोर हथेली की। जिन लोगों की हथेली सख्त होती है, ऐसे लोग मन और कर्म से कैसे होते हैं, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। कभी आप लोगों ने टेलीविजन में देखा है कि आदमी ऐसे ईंट पर मारता है हथेली और ईंट टूट जाती है, 2 टुकड़े हो जाती है? आपने अगर नहीं देखा होगा तो ऐसी फिल्मों में आपने देखा होगा कि आदमी हथेली से ऐसे मार करके किसी चीज़ को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। ये ज़्यादा कुंग-फू करने वाले जो होते हैं चाइना के लोग, चाइनीज जो होते हैं, और जिस मतलब कि जिस भी सीरियल में या फिल्म में उनकी भूमिका दिखाई जाती है, उसमें ये जरूर दिखाया जाता है कि उनके हाथ में कितनी ताकत है, वो क्या क्या कर सकते हैं हाथ से। इस तरह से कठोर हथेली तो अभ्यास से बनती है। जो लोग बालू की बोरी लटका करके और उस पर फटाफट मुक्का मारते हैं और ये अभ्यास घंटों घंटों तक करते हैं, उनकी हथेली सचमुच में बहुत सख्त हो जाती है। ये अभ्यास की बात है। अगर कठोर हथेली वाले लोग मेहनती होते हैं, ये बात तो सच है। हथेली और उंगलियां, अब देखिए फिर वही बात कह रहा हूं, मतलब हथेली की लंबाई और उंगलियों की लंबाई, दोनों लंबाई अगर समान अनुपात में हो तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है, स्थिर मन वाला होता है। मतलब ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा वृषभ राशि का होगा। ऐसा आदमी छटपटाने वाला नहीं होगा, बहुत पेशेंस रखने वाला होगा, और ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों को बहुत आसानी से समझ लेते हैं और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा जाता है कि अगर गंगा जी जाते हैं तो गंगाराम बन जाते हैं, और अगर जमुना जी जाते हैं तो जमुना दास बन जाते हैं। इनको 1 मिनट ढलने में देर नहीं लगती है, और चूंकि समय के अनुसार ये ढलते हैं, इसलिए कभी ये ना तो व्यवसाय में पीछे रहते हैं, ना नौकरी में इनकी उन्नति रुकती है। और यहाँ तक आपको बताऊं कि अगर ऐसे लोग राजनीति में हैं तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी लंबे समय तक राजनीति में इनकी सक्रियता बनी रहती है और ये प्रासंगिक रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि अगर हथेली और उंगलियों की लंबाई एक जैसी है या समान अनुपात में है तो ऐसे नर श्रेष्ठ होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी हथेली के बीच में एक गड्ढा है तो आपकी किस्मत किस ओर करवट लेगी, साथ ही ऐसे लोगों का जीवन कैसा बीतता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, ऐसे हाथ करिए ना, और जब हाथ ऐसे करेंगे तो ये बीच का जो भाग है, अगर ये धंसा हुआ हो और इसमें कम से कम 5 ग्राम पानी या तेल आ जाए, इतना गहरा हो, तब आप मान लीजिएगा कि अगर हथेली में ज्यादा गड्ढा है तो भाग्य साथ नहीं देगा, या भाग्य साथ भी देगा तो बहुत मामूली। ये ऐसी हथेली अच्छी नहीं मानी जाती है। हथेली में गड्ढा का दिखना शुभ नहीं होता है। थोड़ा सा तो नीचा रहेगा ही, ऐसी शारीरिक संरचना है, क्योंकि ये ऊर्ध्व मंगल और निम्न मंगल का क्षेत्र है। ये जहाँ गड्ढा होता है ये मंगल का क्षेत्र है, और ये तर्जनी उंगली के नीचे जहाँ जीवन रेखा शुरू होती है वहाँ से अंगूठे के मूल तक ये भी मंगल का क्षेत्र है। तो मंगल का अगर क्षेत्र बहुत गहरा हो जाएगा तो ऐसा आदमी न तो संघर्ष कर पाएगा और न तो हिम्मत से किसी परिस्थिति का मुकाबला कर पाएगा, तो अपने जीवन में सफल कैसे होगा। चलिए एक बात और जो जरा ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे किसी से हाथ खुलवाइए और कहिए थोड़ा टाइट करो, अगर उंगलियां अपने आप पीछे भाग के चली जाएं, ऐसी अवस्था में हाथ ऐसे करने पर, तो ये हाथ लचीला है। ऐसे लोग भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। ऐसे लोगों को अपनी बात समझाना लेकिन मुश्किल नहीं होता है। ऐसे लोग अगर किसी को कन्विंस करना चाहें तो 2 मिनट के अंदर कन्विंस करते हैं। लेकिन ऐसे लोग आराम पसंद भी होते हैं। अपने दिमाग के ही बल पर ये अपना जीवन काटना चाहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।
जिन लोगों का अंगूठा कठोर होता है, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, बताइए पंडित जी, क्योंकि अंगूठा भी हथेली का ही हिस्सा है, हाथ का ही हिस्सा है, तो कठोर अंगूठा है तो कैसा नेचर और फ्यूचर होगा? जैसे पूरे शरीर में श्रद्धा नाक है, अगर 1 सेंटीमीटर उंगली कट जाए तो कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर कहीं घाव लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आधी सेंटीमीटर नाक कट जाए फिर जीवन खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से शरीर में नाक है, वहीं से श्वास चलती है, वहीं से जीवन है, उसी तरह से हाथ में अंगूठा है। अंगूठा अगर कठोर होगा तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव वाले होंगे और किसी भी परिस्थिति में खुद को ना ढालने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमेशा सतर्क रहते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है अंगूठे का बहुत सख्त होना, क्योंकि फिर आपके अंदर संवेदना नहीं है और आपके अंदर चाहे जितना पुरुषार्थ हो, लेकिन अगर आपकी संवेदना मरी हुई है तो आप इंसान थोड़ी हैं। आपके पास धन है, वैभव है, ताकत है और दूसरों के काम अगर वो नहीं आ रही है तो बेकार है, जीवन ही बेकार है। अगर जीवन किसी के काम नहीं आ रहा है, जीवन किसी के जीवन को बदलने में उपयोग में नहीं आ रहा है, सिर्फ पशुओं की तरह स्वयं खाना है, स्वयं जीना है, अपने ही बच्चों के लिए करना है, इतना तो पशु भी करते हैं। हम देखते हैं कि कबूतर भूखे रह करके भी ले आकर के अपने बच्चों को दाना चुंगाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे थोड़ी उन्हें दाना चुंगाते हैं। तो कहने का मतलब थोड़ा दूसरों के लिए भी जीना जो लोग सीखते हैं, सचमुच में उन्हीं का जीवन है। ऐसे में अंगूठे का थोड़ा सा लचीला होना ठीक है, और अंगूठे को ऐसे दबाने के बाद ना तो बहुत पिलपिला होना चाहिए और ना ही बहुत कठोर होना चाहिए, सामान्य और मध्यम होना चाहिए। तब ऐसे लोग निश्चित रूप से सहज हृदय होते हैं। ऐसे लोगों का धरती पर रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं लोगों से धरती पर धर्म भी टिका हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ और शरीर की तुलना में हाथ छोटे होते हैं या जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा छोटी होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं और ऐसे लोगों का आने वाला कल कैसा बीतता है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। किसी व्यक्ति का हाथ अगर उसके शरीर की लंबाई के अनुरूप हो तो ऐसा व्यक्ति किस नेचर का होता है, साथ ही ऐसा व्यक्ति काम को लेकर कैसा होता है, जानेंगे पंडित जी से, बताइए। देखिए, ऐसा है कि जैसे हर व्यक्ति के पैर एक जैसे नहीं होते। किसी का पैर छोटा होता है, किसी का पैर मध्यम कद का होता है, किसी का पैर तो बहुत बहुत बड़ा होता है। हमारे यहाँ कहते हैं, कहावत है ना कि सर बड़ा सरदार का, पैर बड़ा गंवार का। अगर बहुत बड़ा पैर किसी का है, उसके नंबर का जूता बाजार में नहीं मिलता है, ऑर्डर देके बनवाना पड़ता है, 10 नंबर का जूता लगता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अपना भाग्योदय कराने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हथेली की बात हो रही तो पैर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से हाथ की हथेलियाँ व्यक्तित्व को बताती हैं, उसी तरह से पैर का आपका जो करता मतलब कि पैर के नीचे का तलवा है और उसके ऊपरी हिस्सा जो है वो भी आपके व्यक्तित्व को बताता है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का हाथ, अगर उसके शरीर की लंबाई 5 फीट 10 इंच है, उस हिसाब से हथेली की भी लंबाई है, उसके अनुरूप है, तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाओं में विश्वास नहीं करता है। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के लड़ाई झगड़ा विवाद को जन्म नहीं देते हैं, बल्कि ऐसे लोग शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य को, अपने मिशन को पाने में कामयाब होते हैं। और ऐसे लोगों के सानिध्य में जो लोग रहते हैं, उन लोगों के भी जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती, क्योंकि ऐसे लोग अपने साथ रहने वाले लोगों के लिए ढाल का काम करते हैं, परेशानियों को अपने ऊपर सह लेते हैं और साथ में रहने वाले लोगों को एकदम सुरक्षित रखते हैं। ऐसे लोगों के साथ मित्रता होना भी सौभाग्य की, गौरव की बात है। लंबाई अगर 5 फीट है केवल और उसके हिसाब से हथेली बड़ी है, ये भी ठीक नहीं है। लंबाई के हिसाब से, शरीर की लंबाई के हिसाब से स्त्री हो या पुरुष, उसके हथेली का भी आकार प्रकार वैसे ही होना चाहिए। कभी कभी कुछ चीज़ें सामान्य से ज़्यादा हो जाती हैं,
जैसे जिन लोगों का, अगर आपने देखा होगा कभी किसी को, तो जिन लोगों का हाथ दोनों घुटने के नीचे जाता है, ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। महात्मा गांधी का हाथ ऐसा था। और एक बिहार के सीताराम दास बाबा थे, मथुरा में संत थे, उनका भी हाथ, ये जो अपने पैर का घुटना है, इससे नीचे तक जाता था। ऐसे लोग निश्चित रूप से बहुत दिनों तक इस धरती पर याद किए जाते हैं और ऐसे लोग दैवी प्रतिभा से भी संपन्न होते हैं। तो सामान्य हाथ वाले जो व्यक्ति होते हैं वो किसी से लड़ाई झगड़ा विवाद में विश्वास नहीं करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के हाथ शरीर की तुलना में छोटे होते हैं या जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज्यादा छोटी होती है, ऐसे लोग अपने काम, अपने फैसले और अपने करियर को लेकर कैसे होते हैं, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, शारीरिक संरचना के अनुरूप अगर हाथ है, अच्छी बात है। और जिन लोगों के हाथ शरीर की तुलना में छोटे हैं, ऐसे लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। ऐसे लोगों में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है। इनमें धैर्य की कमी होती है और जल्दबाजी में रहते हैं। किसी चीज़ का रिजल्ट तुरंत जानने में विश्वास करते हैं। जब तक इन्हें पता न चल जाए कि इस चीज़ का परिणाम क्या है, तब तक ये बेचैन रहेंगे। मतलब इनका एक एक मिनट बीतना भारी हो जाता है। जल्दबाजी के कारण ऐसे लोग जल्दी तनाव में भी आ सकते हैं। जिन लोगों की हथेली जरूरत से ज़्यादा छोटी है, ऐसे लोग नकारात्मक सोच के होते हैं और ऐसे लोग अव्यवस्थित रहते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन के लक्ष्य को कभी भेद नहीं पाते हैं। हर समय इनका जीवन किसी न किसी के सहारे से चलता है। इसलिए अत्यंत छोटी हथेली वाले लोग जो होते हैं वो अच्छे भाग्यशाली लोगों में नहीं माने जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हथेली अगर बड़ी है तो आपका जीवन कैसा रहेगा, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं भारत बिहार से। भारत जी, बहुत बहुत स्वागत है। बात करिए आप पंडित जी से। जी हाँ जी, नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। हाँ सर, मुझे ये जानना है कि मेरा जन्म तिथि अक्टूबर 2001 है। मेरा सवाल है पंडित जी, मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चलते हैं और मेरा भी तबीयत बहुत समय से खराब चलता है और पिताजी की इच्छा नए घर का और मेरा किस नौकरी, सरकारी नौकरी, किस फील्ड में जाकर सफलता मिले पंडित जी। भरत, तुम्हारे पिता भाव का स्वामी बुध है जो इस समय राहु और सूर्य के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है। तुम्हारे पिताजी की सचमुच में तबीयत खराब रहती है और उन्हें नसों से खिंचाव से संबंधित बीमारी है और खून की भी कमी रहती है, इसलिए उनके शरीर में कमजोरी ज़्यादा है। उनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, रविवार के दिन हो सके तो नमक नहीं खाना चाहिए। ये उपाय आपके पिताजी के लिए है, इससे उन्हें राहत मिलेगी। किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से परामर्श भी लेना चाहिए। जहाँ तक आपने अपने बारे में बात किया है तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी तो आप 21 वर्ष के हो रहे हैं, 24वें वर्ष से आपका भाग्योदय शुरू होगा, वहाँ से आपको सफलता मिलेगी। अभी आप अपने काम के प्रति ईमानदारी से समर्पित रहिए और आगे के लिए विश्वास रखिए कि आपका समय ठीक रहेगा। हथेली बड़ी है तो कब मिलेगी आपको सफलता, साथ ही हथेली कोमल है तो कब खुलेगा आपका भाग्य, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है या फिर जिन लोगों की हथेली कोमल होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का भाग्य किस ओर करवट लेता है, आइए जानेंगे। बताइए पंडित जी। देखो भैया, जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है, बड़ी का मतलब समझ रहे हैं ना, लंबाई चौड़ाई दोनों ज़्यादा हो, अगर आप उनसे हाथ मिलाएं हैं तो आपका पूरा हाथ बंद न हो पाए, ऐसी हथेली को बड़ी हथेली कहते हैं। मतलब आपके हाथ की उंगलियां पूरी मुड़ न पाएं। तो जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है, ऐसे लोग हर काम को बहुत समझ बूझकर गहराई तक जा करके तब करते हैं। समय के अनुसार ये अपने ज्ञान का भी विस्तार करते रहते हैं। ऐसे लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और पूरे जिंदगी कुछ न कुछ पढ़ते जरूर रहते हैं।
बड़ी हथेली वाले लोग कभी नियम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। अगर ये सिग्नल पर खड़े हैं तो चाहे एक आदमी सिग्नल पर क्रॉस करने वाला न हो, लेकिन ये लाल बत्ती कभी क्रॉस नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्वयं अपने आप से नियम कानून में बंधे होते हैं। इनमें धैर्य होता है, ये काम धीरे धीरे लेकिन पूरी लगन के साथ करते हैं, और इनका ईश्वरीय सत्ता में बहुत विश्वास होता है। हाँ, कोई वाद विवाद अगर है तो ये लोग जल्दी अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, उस समय संकोच में आ जाते हैं या दबाव में आ जाते हैं, अपने पक्ष को नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण ये निष्पक्ष होते हुए भी कभी कभी दोषी मान लिए जाते हैं। जिन लोगों की हथेली में मांस ज्यादा है, मतलब मांसल हथेली है, हाथ पकड़ने के बाद हड्डियां नहीं मिलती हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो कोमल भी है हाथ, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों को जीवन में कम समय संघर्ष के बाद सब सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर ये हथेली सख्त हो जाए, दबाने पर जरा सा ना दबे, तो ऐसे लोग श्रमिक होते हैं, शारीरिक श्रम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे लोग बौद्धिक संपदा से दूर रहते हैं। ऐसे लोग श्रम करके अपनी आजीविका को चलाते हैं और इन्हें सिर्फ अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने मेहनत पर ही भरोसा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत अच्छी जानकारी पंडित जी हथेली के बारे में आपने बताया, और लोगों की हथेली को देखकर भी समझा जा सकता है, उनको जाना जा सकता है। आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आज का विषय भी आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।